मैं प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद खां, हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेडिकल यूनिट 1 जिनाह हॉस्पिटल लाहौर, करंटली वर्किंग एज फिजिशियन एंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एट डॉक्टर हॉस्पिटल। आई एम MRCP FCPS मेडिसन। जहाँ तक मेरे पास मरीज़ों का तल्लुक़ है तो मैं मैदे और उससे रिलेटेड बीमारियों को देखता हूँ। इसके अलावा जिगर और उससे रिलेटेड बीमारियाँ एंड शुगर के मरीज़। जहाँ तक मैदे की तेज़ाबियत का तल्लुक़ है, इससे रिलेटेड जो बीमारी है उसको हम एसिड पेप्टिक डिज़ीज़ या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिज़ीज़ कहते हैं। इसकी बड़ी वजूहात में दर्द की गोलियाँ, स्टीरॉयड का इस्तेमाल, इसके अलावा स्मोकिंग और ऐसी जगहों से खाना खाना जहाँ हिफ़्ज़ान सेहत का ख्याल नहीं रखा जाता। उनकी वजह से क्या होता है कि हमारे मैदे में एक जरासीम जिसको हम हेलिकोबैक्टर पाइलोराई कहते हैं, ये मैदे में दाखिल हो जाता है। वहाँ पे मैदे की तेज़ाबियत और अल्सर का बायस बनता है। जहाँ तक अल्सर, जो आम टर्म जो मैदे के अल्सर की यूज़ की जाती है, दो तरह का अल्सर होता है। एक मैदे का अल्सर होता है और दूसरा ड्यूडिनल अल्सर। जो मैदे का अल्सर होता है, जैसे ही हम कोई चीज़ खाते हैं उससे पेट में दर्द शुरू हो जाती है या बर्निंग सेंसेशन शुरू हो जाती है। ऑन द अदर हैंड जो ड्यूडिनम का अल्सर है वो खाने पीने से उसकी शिद्दत या दर्द कम हो जाती है। इस तरह देखा गया कि वो लोग जिनका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है उनमें भी मैदे के अमराज होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ तक इसके बचाव का तल्लुक़ है तो ऐसे मरीज़ों को चाहिए कि वो मिर्च मसाला, गैस वाली बोतल, तली हुई अशिया जैसे समोसे, पकौड़े और तिक्के कबाब और जंक फूड्स कम लें। इसके अलावा कार्बोनेटेड ड्रिंक का इस्तेमाल जो है वो भी हमारे यहाँ बहुत कॉमन है और वो भी ऐसा डायरेक्टली तो वो अल्सर का बायस नहीं बनता, बट वंस देयर इज़ अ अल्सर तो उसकी शिद्दत में इजाफे का बायस बनता है। लिहाजा ऐसे मरीज़ों को चाहिए कि वो कोला ड्रिंक को भी अवॉइड करें। इसके अलावा दर्द की दवाई सिर्फ ऐसी सूरत हाल में लें जब वो इंतहाई ज़रूरी हो और बग़ैर डॉक्टर के मशवरे से कोई दवाई ना लें। सिमिलरली जो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिज़ीज़ के पेशेंट होते हैं उनको अलॉन्ग विद मेडिकेशन हम कई दफ़ा जनरल मेजर्स में ये कहते हैं कि उसका हेड एंड थोड़ा सा रेज्ड कर देते हैं। उसका क्या एडवांटेज होता है कि ग्रेविटी के इफेक्ट से तेज़ाब नीचे को जाता है, जिससे उनकी शिद्दत या खांसी की अलामत या उनकी रिफ्लक्स की अलामत काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। हेपेटाइटिस बेसिकली जिगर की सोजिश है और ये दो तरह का होता है, एक एक्यूट और दूसरा क्रॉनिक। एक्यूट या इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस जो है वो हेपेटाइटिस A और E की वजह से होता है। ये दोनों जो वायरस हैं A और E यूजुअली ये खाने पीने की चीज़ों से ट्रांसमिट होते हैं, जिसमें ओरोफिकल रूट है कि अगर हमारा पानी साफ़ ना हो या हमारी खुराक साफ़ ना हो तो उनकी वजह से। तो आम ज़बान में आप इसको पीला यरकान भी कह लेते हैं। यूजुअली ये 2 से 3 हफ्ते तक इसकी शिद्दत रहती है और सेल्फ लिमिटिंग डिज़ीज़ है। हमने इस सूरत हाल में मरीज़ को मैक्सिमम रेस्ट देनी होती है, लॉट ऑफ लिक्विड देने होते हैं और उसका जो जिगर है उसको हमने रेस्ट देनी है। तो ऐसी सूरत हाल में हमारी कोशिश होती है कि मरीज़ जो है कोई भी ऐसी चीज़ ना ले जिससे उसके जिगर की शिद्दत बढ़ सके। यूजुअली कई दफ़ा ये बीमारी जो है सीवियर हो सकती है, स्पेशली दोज पेशेंट हु आर इम्यून कम्प्रोमाइज्ड या वो लोग जैसे प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनमें हेपेटाइटिस E कई दफ़ा शिद्दत इख्तियार कर सकता है। अगर ऐसी सूरत हाल हो तो फ़ौरन मुस्तनिद डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। जहाँ तक क्रॉनिक या दायमी हेपेटाइटिस का तल्लुक़ है, ये दो तरह का है अगेन। इसमें हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C। हमारे यहाँ हेपेटाइटिस C जो है तकरीबन डिफरेंट एरियाज़ में उसकी डिफरेंट परसेंटेज है, यूजुअली 4.5 से लेकर 7% तक वेरी करती है मुख्तलिफ इलाकों में। जो हेपेटाइटिस C है इसमें अगर 100 बंदों को हो तो उसमें तकरीबन 15 से 20% को एक्यूट बीमारी होती है, जबकि 85% से ज़्यादा लोगों को ये क्रॉनिक या दायमी। और ये वो 85% लोग हैं जिनके हम मुख्तलिफ टेस्ट करते हैं, जिसमें anti-HCV है या PCR है या जीनोटाइप है, और इनको दवाई की ज़रूरत। अब
पहले हम इसके लिए इंटरफेरॉन इंजेक्शन देते थे, अब हमारे पास बहुत अच्छी अद्वियात हैं जो 3 से 6 माह या कई दफ़ा इवन इससे कम मुद्दत के लिए देते हैं, और ये मर्ज़ मोर और लेस मोर देन 95% और इवन 100% अब क्योरेबल है। हेपेटाइटिस बी और सी जो है बेसिकली ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट से ट्रांसमिट होते हैं। अब ज़्यादातर देखा गया है कि वो लोग जो ब्लड लगवाते हैं किसी भी वजह से, तो उनमें होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके लिए ज़रूरी है, और ये मेरी अपने डॉक्टर हज़रात से भी इल्तमास है, कि ब्लड सिर्फ ऐसी सूरत हाल में लगाएं जब इंतहाई ज़रूरत हो। इसके अलावा ब्लड जो है प्रॉपरली स्क्रीन शुदा हो। देखा ये गया है कि बिफोर 99 जो ब्लड स्क्रीन शुदा नहीं था, और जो हेपेटाइटिस सी है उसको अगर आज किसी को इन्फेक्शन होती है तो कई दफ़ा बीमारी होने में 10 से 25 साल लग सकते हैं। तो इस वक्त जो बल्क हम पेशेंट की देख रहे हैं ये वो वाली बल्क है जिनको बग़ैर स्क्रीनिंग के ब्लड लगा था। इसी तरह आईवी ड्रग अब्यूज़र्स या वो लोग जो कि अनसेफ प्रैक्टिस के साथ लिंक्ड है, यानी सेक्सुअल वर्कर जो हैं जैसे हिजड़ाज हैं, इन लोगों में देखा गया है कि हेपेटाइटिस बी और सी जो है ज़्यादा पाया जाता है। सो वो हमें अवॉइड करना चाहिए। जहाँ तक सी का तल्लुक़ है, इफ़ समवन इज़ लिमिटेड टू हिज और हर हस्बैंड और वाइफ, चांसेस आर मिनिमम, बट इफ़ दे हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर तो लाइफ जो हेपेटाइटिस सी के चांसेस फिर ज़्यादा हो सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जो जो हेपेटाइटिस बी है उसमें सेक्स की वजह से ट्रांसमिशन के चांसेस सी की निस्बत कहीं ज़्यादा है। फिर एक और वजह है वर्टिकल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या है कि प्रेग्नेंट फीमेल से उसके बच्चे में भी ये वायरस ट्रांसमिट हो सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा है कि जो गली मोहल्लों में बैठे जो कि कोएक्स हैं या डेंटिस्ट हैं जो कि प्रॉपरली स्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज़ करते, वो भी इन दोनों वायरस जो बी और सी की ट्रांसमिशन का बायस बन रहे हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी वजह वो है बार्बर शॉप्स, नाई। वो एक तो कैंची जो है उसको प्रॉपरली साफ़ नहीं करते, इसके अलावा इस्तेमाल शुदा कैंची बार बार वही कर रहे हैं और उसको प्रॉपरली जब सफाई नहीं की जाती या ब्लेड का इस्तेमाल नहीं किया जाता नए ब्लेड का। जैसे कि मैं डॉक्टर हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता हूँ, अगर आप मेरे पास आना चाहते हैं या मुझे से कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप थ्रू मरहम मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।